चलो आज आपको करना है मॉडल पेपर, ठीक है। पार्ट ए है अपने पास, क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब देखो पहला क्वेश्चन, कौन सा पेयर आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाता, ठीक है, आदर्श विलयन। तो आइडियल सॉल्यूशन की पहचान है, एक ही फैमिली के मेंबर होने चाहिए। तो एक हेलो एल्केन में दूसरा हेलो एल्केन मिला लो, बेंजीन टोलुइन मिला लो, CCl4 SiCl4 मिला लो, ठीक है, या हेक्सेन हेप्टेन मिला लो। तो देखो ये एक हेलो एल्केन में दूसरा हेलो एल्केन है, ये हेलो एरीन में दूसरा हेलो एरीन है ना, और ये बेंजीन टोलुइन है, तो एरोमेटिक है ना दोनों। तो ये तीन तो आइडियल है। ये क्या कर रहा है, हेलो एल्केन में अल्कोहल मिला रहा है, ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। तो हम कहेंगे सेकेंड ऑप्शन जो है ये आदर्श विलयन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो अपन को पता ही है ना, E0C कितना होता है, 0। और उल्टा पूछ ले, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, तो भी आंसर क्या है, C। और C का पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है ना कितना है, 0, ठीक है। आगे देखो, 2A + B गिव्स 3C + D के लिए कौन सा व्यंजक, कौन सा एक्सप्रेशन ठीक नहीं है। तो देखो 2A है तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, अभिक्रिया वेग रेट इक्वल्स टू, पहले क्या लिखूँ, -2 की जगह क्या होगा, 1/2 dA/dt। तो भाई A लिखा है तो dA/dt के आगे तो हाफ लगना चाहिए और माइनस लगना चाहिए, तो ठीक लग रहा है, ठीक है। फिर B लिखा है इक्वल्स टू, तो मुझे लिखना चाहिए -dB/dt, क्योंकि ये एक ही है। क्रिया कारक है, रिएक्टेंट है तो आगे साइन माइनस आएगा, और प्रोडक्ट है तो आगे साइन प्लस आएगा, तो मैं कहूँगी -dB/dt, तो ये भी ठीक लग रहा है। फिर C के रिस्पेक्ट में है तो मुझे लिखना चाहिए 1/3 dC/dt। तो चेक करो, dC/dt माइनस लिख दिया, जबकि तुम्हें तो प्लस होना चाहिए, प्रोडक्ट है ना, और 1/3 होना चाहिए, है ना। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो गलत है, बाकी तो ठीक है, dd/dt प्रोडक्ट है। क्लियर, चलो आगे देखो, ये ग्राफ है ना, ये T½ है, ठीक है। आपको कहा है T½ और T½ मतलब हाफ लाइफ पीरियड, अर्धआयुकाल, और इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसको आप R0 लिख सकते हो, प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप क्या देख रहे हो कि T½ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। ऐसा कब होगा, फर्स्ट ऑर्डर, है ना। फर्स्ट ऑर्डर में T½ का फॉर्मूला क्या है भाई, 0.693/K। तो फिर यहाँ तो इनिशियल कंसंट्रेशन है ही नहीं ना, तो फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। या तो वैसे भी याद कर सकते हो, T½ प्रोपोर्शनल टू 1/ इनिशियल कंसंट्रेशन, या A लिखते हैं ना इनिशियल कंसंट्रेशन को, A या R0, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 1 - n, क्लियर, 1 - n सॉरी, n - 1। अब मान लो n की वैल्यू 0 रख दो, तो 0 ऑर्डर में T½ क्या हो जाएगा, A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो होता ही है ना। अगर n की वैल्यू 1 रख दो तो डिपेंड नहीं करेगा, सेकेंड ऑर्डर में इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लो, इससे गलत नहीं बैठेगा फिर। T½ प्रोपोर्शनल टू 1/n-1, n जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, नहीं तो बैठा लेना। तो अपन कहेंगे देखो, फिलहाल कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट, मतलब T½ तो कांस्टेंट है, यानी यहाँ ऑर्डर है 0 कोटि, 0 ऑर्डर। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में किस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है। अब अगर ये पढ़ के नहीं जाओगे तो तुम आंसर Mn कर दोगे, तुम्हें लगेगा कि Mn में क्या है, अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वह इंटरेक्शंस नहीं है, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन नहीं है। तो अगर आप, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब वैल्यू याद करनी है, तो आपको देखना है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो ग्राफ था ना वो यूं ऐसा था, यहाँ आके एकदम से ड्रॉप लेता है, तो ये ड्रॉप Mn पे लेता है और टॉप पे Cr पहुंचता है ना। तो अधिकतम मिड में होता है, 3d5 में होता है, लेकिन वो 3d5 किसका है, Cr का है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, अधिकतम गलनांक किसका है, क्रोमियम का, याद रखना इसको। अगला देखो, डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय। अब ध्यान से देखो, यहाँ Cl है, यहाँ पे भी Cl है, और यहाँ फ्लोरीन है, तो ये तीनों ही क्या है, वीक फील्ड लीगेंड, दुर्बल क्षेत्र लीगेंड, आई बात समझ में। और वीक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप तो नहीं होते हैं ना, वीक फील्ड के जनरली क्या होते हैं, अनुचुंबकीय, है ना, क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक।
तो हम कहेंगे भाई जो भी होगा, अगर एक आंसर होगा तो 2 और 3 होंगे, वो तो पूछ ही नहीं रहा है ना। ये पूछ रहा प्रति चुंबकीय डायामैग्नेटिक, जिसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीक है, तो हम कहेंगे Cn-, साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीक है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला हमेशा क्या होता है, डायामैग्नेटिक। ठीक है, अधिकांश केस में अब 9 इलेक्ट्रॉन फंस गए तो पेयर अप तो कर नहीं सकते, इसलिए तो मोस्टली तो हम कहेंगे हाँ, आंसर हो जाएगा ये NiCN4। आगे देखो, कीलेट लिगेंड, कीलेट मतलब एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, तो आप तो देखो साइनाइड तो मोनोडेंटेट है ना, साइनाइड क्या है, एक दंतु मोनोडेंटेट, अमोनिया क्या करेगा, अकेला है तो एक ही तो बॉन्ड बनाएगा है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। NO2- क्या है, मोनोडेंटेट, तो ये तो माने नहीं जाएंगे। आपका ऑक्सीलेटो COO-, ये कौन सा लिगेंड है, बाइडेंटेट, मतलब ये रिंग बन गई ना, रिंग को क्या बोलते हैं, कीलेट। कीलेट के लिए द्विदंतुक, बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट होना चाहिए, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, फैट सॉल्युबल विटामिन, तो 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल, एक फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कौन सा, BC, केमिस्ट्री बेस्ट, विटामिन बी, विटामिन सी वाटर सॉल्युबल, और विटामिन A, D, E, K फैट सॉल्युबल, याद रहेगा, BC वाटर सॉल्युबल, क्लियर है। अब वाटर सॉल्युबल क्या होता है कि बॉडी में एक्स्ट्रा हो गया तो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर, लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E, K अगर ये एक्स्ट्रा हो गया तो ये फैट सॉल्युबल है, तो लीवर में एडिपोज टिश्यू में जाके इकट्ठा हो जाता है, तो जरूरत पड़ने पे काम आ जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे फैट सॉल्युबल BC तो नहीं है, तो आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल है, शुगर से, प्रोटीन है, पॉलीमर से। देखो न्यूक्लिक सिंपल तो नहीं है ना, बायोमॉलिक्यूल से सिंपल तो हो ही नहीं सकते, एक फॉर्मूला हो, नहीं, पॉलीमर है ना, बायोपॉलीमर है, शुगर नहीं है, शुगर भी होता है ना, 3 चीजें होती है ना, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो 3 चीजें होती है, उसमें एक चीज शुगर है, तो अकेला शुगर नहीं है ना, प्रोटीन नहीं है, तो हम कहेंगे ये बहुलक। और इससे भी अच्छा इसको आंसर लिखना चाहिए था बायोपॉलीमर, क्योंकि पॉलीमर में बच्चा अटक जाएगा, सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो बायोपॉलीमर ही तो है ना, जैव बहुलक एग्जैक्ट आंसर है इसका, बट अब वो नहीं है तो आप पॉलीमर लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, यानी ये लिख दिया मैंने बेंजीन पे N2Cl। ठीक है, इसका रिडक्शन कराया मैंने इथेनॉल से, तो देखो अगर मैं इथेनॉल से इसका अपचयन कराऊं तो इथेनॉल का तो ऑक्सीडेशन होगा। अब जब इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होता है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कौन सा बॉन्ड टूटता है, एक तो CH, एक OH, तो हम कहेंगे चलो इस H को तो हम काम में ले लेंगे HCl, ये तो यूं ही उड़ जाएगा है ना, तो ये क्या बनेगा, CH3CHO। सारे प्रोडक्ट्स पूछे तो मैं कहूँगी एक तो बना एसिटल्डिहाइड CH3CHO, एक क्या बन रहा है HCl। ठीक है, फिर नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी तो N2, और यहाँ से C6H5 बचा है ना, फिनाइल, और यहाँ से क्या बचा है H, तो ये बेंजीन बचा है। ठीक है, तो ऐसे पूछा कौन सा नहीं बनेगा, तो भाई बेंजीन तो बनेगा, नाइट्रोजन बनेगी, एसिटल्डिहाइड बना है ना, तो ये तो नहीं बनेगा, अमोनिया कैसे बनेगा, अमोनिया तो है ही नहीं, तो हम कहेंगे नहीं बनेगा। ध्यान रखो पूरी रिएक्शन आनी चाहिए है ना, तो अमोनिया नहीं बनेगी, बाकी सब बनेंगे। नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम एल्केलिनिटी, अधिकतम क्षारीय, तो अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या था, देखो एक तो हमने पढ़ा था क्या, 231 के 213, एक तो पढ़ा था 213, और क्या पढ़ा था 231, ऐसे ही कुछ पढ़ा था, 2 डिग्री तो हमेशा आगे रहेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे अगर R की वैल्यू मिथाइल है तो 213, और अगर R की वैल्यू इथाइल है तो 231, 2 को तो हटा ही नहीं सकते, 213 231 है ना। छोटा ग्रुप होता है तो 1 डिग्री आगे ले लो, बड़ा ग्रुप होता है तो 2 डिग्री आगे, 3 डिग्री आगे ले लो, बड़ा ग्रुप है इसलिए। ठीक है, तो फिलहाल तो से पूछा हाईएस्ट बता दो, तो हाईएस्ट तो 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री ढूंढ लो, 2 डिग्री कौन सा है, सेकेंड है ना। अमाइन की डिग्री समझते हो ना, अगर NH2 लिखा है तो ये 1 डिग्री अमाइन है, सिर्फ NH लिखा है तो ये 2 डिग्री अमाइन है, और N लिखा है तो फिर ये 3 डिग्री अमाइन है, तो आपको NH ढूंढना है, डाइथाइल अमाइन। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है,
देखो ये हेलो एल्केन और ये सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है ना, ये विलियमसन सिंथेसिस है। इसका एक पद्मावती से समझाया भी था तुम्हें, याद है है ना। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? SN2। देखो ये सोडियम एल्कोक्साइड बड़ा है, हेलो एल्केन छोटा है, या कार्ब कैटायन बनने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि वो एल्कोक्साइड है। लेकिन अगर मैं ये वाला टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले लूं तो यहाँ कार्ब कैटायन बनने की संभावना है कि नहीं है? Cl- तो चला जाएगा ना, कार्ब कैटायन बनेगा। तो कार्ब कैटायन बनेगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? एल्कीन हो जाएगा। और यहाँ तो कार्ब कैटायन बनेगा नहीं, है ना। तो यहाँ आपका आंसर क्या है? यहाँ से Br गया, यहाँ से Na गया, तो यहाँ आंसर क्या होगा? ईथर। तो तुम ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओ तो तुम्हें ध्यान रखना है, अगर 3 डिग्री हेलो एल्केन है तो फिर ईथर नहीं बनेगा, फिक्स कर लो, है ना। अब टाइम है नहीं एग्जाम में, तो तुम सीधा पकड़ लो इस चीज़ को कि अगर हेलो एल्केन 3 डिग्री है तो ईथर नहीं बनेगा। बस हेलो एल्केन 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो 3 डिग्री है ना, तो यहाँ ईथर नहीं बनेगा। वो तो कह रहा है ईथर बनाओ, आंसर तो ईथर दे रखा है ना, तो आप कहोगे यहाँ नहीं बनेगा, फर्स्ट में बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, मॉलिसिस के फर्मेंटेशन में शुगर यानी कि सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाना है। अब देखो मॉलिसिस होता है, जैसे आपसे फर्मेंटेशन प्रोसेस पूछ लिया, तो फर्मेंटेशन किण्वन जटिल कार्बनिक यौगिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सरल कार्बनिक यौगिक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या करना है? कन्वर्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। बिना एंजाइम के होगा नहीं। एंजाइम आपके लिविंग के अंदर होते हैं, लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं, मतलब आपको कोई फफूंद लेनी पड़ेगी, फंगस लेनी पड़ेगी, जैसे हम कहते हैं ईस्ट मिला दिया, तो ईस्ट फंगस है, वो बहुत सारे एंजाइम्स छोड़ती है। आगे बात समझ में। अब मॉलिसिस होता है, जैसे पहले गन्ने से शक्कर बना लेते हैं, शुगर केन से शुगर बना दिया, तो पीछे एक वेस्ट लिक्विड बनता है, अब बचता है अपशिष्ट द्रव जिसे बोलते हैं वेस्ट लिक्विड, उसमें 32% शुगर होती है। उस वेस्ट लिक्विड को हम बोलते हैं मॉलिसिस। मान लो सवाल पूछ गया व्हाट इज मॉलिसिस, तो तुम क्या बताओगे? शुगर केन से शुगर क्रिस्टलाइज करने के बाद में जो बेकार द्रव बचता है, वेस्ट लिक्विड बचता है, उसमें 32% क्या होती है? सुक्रोज होती है। तो फेंक तो नहीं सकते, शुगर है इतना सारा, है ना, उसको हम क्या कह रहे हैं? मॉलिसिस। आएगा समझ में? आपने पता वाइन ज़्यादा महंगी है शुगर से, तो वो वेस्ट लिक्विड है ना, उससे वाइन बन जाती है। तो देखो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11 सुक्रोज है। और अगर तुम्हें याद हो तो सुक्रोज का दूसरा नाम इन्वर्ट शुगर है। फिर अगर तुम्हें बायोमोलिक्यूल पढ़ा हो तो हमने पढ़ा था 2 तरह की शर्करा है, अपचाई और अनअपचाई, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। तो एक ही थी जो नॉन रिड्यूसिंग है, और आंसर क्या था? सुक्रोज। ये भी क्वेश्चन है, याद रखना, एक ही शुगर है जो नॉन रिड्यूसिंग है अपने सिलेबस में, और आंसर क्या है? सुक्रोज। बाकी तो रिड्यूसिंग थी। ठीक है, तो सुक्रोज इन्वर्ट शुगर है, तो मुझे एंजाइम कौन सा लगेगा यहाँ पे? इन्वर्टेज, है ना। और अगर मैं इसमें हाइड्रोलिसिस कर दूं तो भाई एक आंसर तो मेरा ग्लूकोज है और एक आंसर मेरा फ्रक्टोज है। यहाँ तक भी ठीक है। और मान लो इन्वर्टेज नहीं देता और वो एसिड लिख देता, तो ये कौन सी काइनेटिक्स को फॉलो करता? किस अभिक्रिया का उदाहरण होता? स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर। पढ़ा था ना, छद्म एकाणुक, पानी की ज्यादा होती कंसंट्रेशन, स्पीड खाली इस पर डिपेंड करती। तो इस एक में 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको फिलहाल आंसर क्या देना है? सिर्फ ये इन्वर्टेज। अब यहाँ ऑल देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होंगे, सारे लिख देता हूँ, सभी एंजाइम है, लेकिन पर्टिकुलर इस रिएक्शन में एंजाइम क्या है? इन्वर्टेज। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, H2SO4 की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन और क्लोरल को गर्म करना है। अब देखो क्लोरल है CCl3CHO, ट्राई क्लोरोएसिटल्डिहाइड, है ना, और क्लोरोबेंजीन, तो बेंजीन लिखो, पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन उठाना, क्योंकि तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे तो हाईएस्ट होती है, इसलिए तो हमने पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन उठाया। और एरो पे क्या लिखना था? कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक, मान लो भी पूछ ली एग्जाम में तो आपको होगी, ठीक है, नहीं तो वाटर तो गया, हटाओ उसको। तो हमारे पास है CCl3CH, और जो 2 वैलेंसी है ना, ये उन पे क्या लगा दो? क्लोरोबेंजीन लगा दो। ठीक है, तो ये है पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो,
है ना, पैरा, क्योंकि एक बेंजीन अलग है दूसरा बेंजीन अलग है, तो पैरा पैराडेश डाइक्लोरो डाइफिनाइल या फेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, तो शॉर्ट फॉर्म क्या है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो यहाँ हमारा आंसर है DDT। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए लीस्ट रिएक्टिव, न्यूनतम क्रियाशील, लीस्ट रिएक्टिव मतलब मैं Cl नहीं निकाल पाऊँ, तो देखो यहाँ तो निकाल दूंगी दूसरी डिग्री, है ना, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, एलाइल कार्बोकेटायन, मान लो अगर मैं Cl निकाल भी दूं तो ये कार्बोकेटायन बनता है ना, एलाइल कार्बोकेटायन, तो यहाँ भी रेजोनेंस है, यहाँ क्या तकलीफ है ना, अगर ये बॉन्ड यहाँ टूट गया तो ये नेगेटिव, बैक साइड क्या हो गया पॉजिटिव, तो मैं कह दूँगी एलाइल वाले के तो कोई तकलीफ ही नहीं, ये यहाँ प्लस आ जाएगा और ये यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आराम से Cl जा सकता था, यहाँ पे भी एलो एल्केन है। ये विनाइलिक में आपको समस्या है, क्योंकि ये जो क्लोरीन आपके जिस कार्बन से बंधा हुआ है वहीं पे ही रेजोनेंस फंस गया। देखो मान लो ये बॉन्ड यहाँ टूट गया तो ये नेगेटिव, ये कार्बन क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये कहेगा लो मेरा लोन पे रख लो, तो हम इसको बाहर निकालने की सोच रहे हैं और ये बेचारा डबल बॉन्ड बना रहा है, तो रिप्लेस कैसे करोगे, डबल बॉन्ड थोड़ा हटा सकते हैं, सिंगल बॉन्ड हटा पाते हैं, है ना। तो विनाइलिक वाले में क्या है, क्लोरीन कार्बन के साथ अनुनाद की स्थिति में, रेजोनेंस में, तो डबल बॉन्ड वाले को रिप्लेस नहीं कर सकते। यहाँ देखो हटने के बाद में रेजोनेंस है, तो बड़ी हट जो हटेगा तो रिएक्शन होगी। ठीक है, तो हम कहेंगे इन तीन का तो पता, बी सी और डी का नहीं पता, ए जो है वो लीस्ट रिएक्टिव, बाकी ये रिएक्शन हो जाएगी इनकी। ठीक है, अब कोई भी अल्कोहल से क्लोरोएल्केन बनाना है तो हमने पढ़ा था सबसे बढ़िया मेथड कौन सा था, एसोसिएट, डार्जन प्रोसेस, है ना। अल्कोहल की क्रिया SOCl2 से कराते तो भाई देखो HCl भी गैस है, उड़ जाएगा, बचेगा जो पेरिडीन होगा तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, SO2 भी गैस है, ये भी उड़ जाएगा, तो शुद्ध, है ना, प्योर क्या मिलेगा, RCl। तो सबसे बढ़िया है, आपको यहाँ लेना चाहिए था SOCl2। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोलों की संख्या, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, 1 किलो में मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलालिटी, है ना। तो यहाँ आपको फिल करना था मोलालिटी। ठीक है, 1 किलो पानी के अंदर 1 किलो सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं। नेक्स्ट, सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला, E नॉट सेल इक्वल्स टू, बुक का लिखोगे तो क्या लिखोगे, E नॉट, एक तो अपना डायरेक्ट फॉर्मूला था वो लिख दो, E नॉट ऑक्सीडेशन प्लस E नॉट रिडक्शन। ठीक है, और मान लो ये नहीं लिखना है क्योंकि एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा है, तो क्या लिखोगे, E नॉट राइट, क्योंकि राइट पे तो क्या होता है, राइट पे क्या होता है रिडक्शन, कैथोड, कैथोड पे तो क्या होता है रिडक्शन होता है, SRP दिया हुआ कोई टेंशन नहीं, माइनस E नॉट लेफ्ट। ठीक है, या फिर ऐसे लिखो E नॉट कैथोड, तो कैथोड राइट में ही होता है, माइनस E नॉट एनोड, बस इतनी सी बात है। क्लियर है ये। ठीक है, ये सेल पोटेंशियल निकालने के फॉर्मूले कोई भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की यूनिट के, तो फॉर्मूला याद है ना इसका, क्या था, मोल की पावर 1 माइनस n, रोज बता रही हूँ, लीटर की पावर n-1, और टाइम इनवर्स। अब फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हो, प्रथम कोटि, तो n की वैल्यू 1, तो k की यूनिट टाइम इनवर्स कर दो। और आप टाइम इनवर्स नहीं लिखोगे, आपको बताना पड़ेगा या तो सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, आर इनवर्स, ईयर इनवर्स, कुछ भी, समय इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट किया था लैब में, कौन से आयन के टेस्ट के लिए, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, हाँ प्रैक्टिकल में किया होगा। देखो ऐसा कोई सॉल्ट जिसमें क्लोराइड आयन है ना, तो क्लोराइड आयन भाई आपको है ना, मान लो अमोनियम क्लोराइड दे दिया, तो अमोनियम तो 0 ग्रुप का है, क्लोराइड आपका क्या है, एसिडिक रेडिकल है, ठीक है, एनायन है। तो हम क्या करेंगे, क्लोराइड आयन वाले में याद करो, एक तो हम मिलाते थे सॉलिड K2Cr2O7 प्लस हम मिलाते थे सांद्र H2SO4। ठीक है, और हल्का सा ही तुम जैसे ही गर्म करोगे तो एकदम से क्या होती है, येलो फ्यूम्स आने लग जाती थी, येलो भी क्या, ऑरेंज कलर की, है ना, ऑरेंज कलर की फ्यूम्स आती है, अगर प्रैक्टिकल में किया हो, याद है किया था ये तो,
फेमस टेस्ट था। फिर ये ऑरेंज फ्यूम्स को अपन दूसरी टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा कर लेते थे, फिर उसमें NaOH डालते थे, तो NaOH क्या हो जाता, पीला हो जाता था, है ना, सॉल्यूशन येलो हो जाता था। फिर उसमें अगर लेड एसीटेट डाल दें तो फिर वो और ज़्यादा येलो PPT बन जाता था। ठीक है, तो मेनली बात क्या है, किसके लिए करना है टेस्ट, क्लोराइड के लिए। तो यहाँ आप लिखेंगे अच्छा भाई क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है ना, किस आयन के लिए करना है, क्लोराइड आयन की पहचान के लिए करना है। ठीक है, नेक्स्ट ये तो कर लोगे। K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट, बोलो पोटेशियम का चार्ज कितना होता है 1, तुम्हारे पास 4 पोटेशियम है, 4 से मल्टीप्लाई कर लो। Fe को क्या मान ले x, 1 साइनाइड -1, 6 साइनाइड है, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो ऑप्टिकल रोटेशन शो नहीं करता है, मतलब PPL को नहीं घुमाता है। मैं देखो सारे अमीनो एसिड है ना, अल्फा अमीनो एसिड की बात करें है ना, अमीनो एसिड क्या NH2 ग्रुप होना चाहिए और COH ग्रुप होना चाहिए। तो सारे ही अमीनो एसिड में कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है तो फिर क्या करेगा, लाइट को रोटेट करेगा। ठीक है, लेकिन एक ऐसा अमीनो एसिड बताओ जिसमें कायरल कार्बन ही नहीं है, तो वो घूर्णन दिखाएगा ही नहीं। तो आपको याद होना चाहिए, बोलो क्या बोला था, ग्लाइसिन। गुड, अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड यानी कि ग्लाइसिन। देखो एसिटिक एसिड है, अल्फा पोजीशन पे क्या है, अमीनो, तो ग्लाइसिन बोलो या आप बोलो अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड। यहाँ हमारे पास कायरल कार्बन नहीं। इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो पूछ सकता था, उस अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, फॉर्मूला बताओ जिसमें कायरल कार्बन नहीं, तब भी यही आंसर है। या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो भी वही है। तो यहाँ आंसर फेल होगा ग्लाइसिन। बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो नेक्स्ट देखो, रेक्टिफाइड स्पिरिट में इथेनॉल और पानी। अब ये याद करना है, रेक्टिफाइड में 95.8% तो आपके पास क्या है, इथेनॉल, और 4.13% क्या है, वाटर। वही डेटा है, डेटा आपको याद करना है। ठीक है, 95.5 अल्कोहल और बाकी 5-4% के आसपास पानी। रेसिमिक मिक्सचर, तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, डेक्स्ट्रो 50% और लेवियो भी 50%, तो फिर कितना डिग्री पे घूमेगा, 0 घूमेगा ही नहीं। जितना वो राइट घुमाएगा उतना का उतना आधा पार्ट लेफ्ट घूम जाएगा, तो नहीं घूमेगा ना। तो रोटेशन कितना होता है रेसिमिक मिक्सचर का, 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट CCl3F, फ्रेयॉन का नाम लिखना है। अब देखो CCl3F फ्रेयॉन के नाम में मैंने तुम्हें बताया था, फ्रेयॉन कैसे लिखते हैं, XYZ। X मतलब जितने भी कार्बन हैं एक कम लिखो, Y मतलब जितने भी हाइड्रोजन हैं एक ज्यादा लिखो, और Z मतलब फ्लोरीन एटम्स लिख दो। यही था XYZ। तो अब इसका नाम फ्रेयॉन तो लिखना ही। अब X में क्या करूं, कार्बन तो एक ही है, वो भी हटा दो तो फिर 0, हाइड्रोजन नहीं है तो 1 जोड़ देती हूँ, और फ्लोरीन भी कितना है 1, तो फ्रेयॉन 011, यही है ना, फ्रेयॉन 11 मान लो, ये इसका नाम है ना, ये इसकी पहचान है IUPAC में। फिर एसिड 2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 2। SN1 फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है और SN2 सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करता है। आपको ध्यान रखना है, SN2 सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल दो। सॉलिड में सॉलिड मिलाएं, तांबे में सोना, सोने में तांबा, है ना, कॉपर इन गोल्ड लिख दो, ठीक है, और पीतल लिख दो, है ना, ब्रास लिख दो, ब्रॉन्ज लिख दो, ये सब मिक्सचर ही तो है। ठीक है, पीतल को क्या बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कॉपर और जिंक, और ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज को कांसा बोलते हैं, है ना, कांसा, कॉपर और SN ऐसे। ठीक है, तो ये सारे क्या है, सॉलिड में सॉलिड, है ना, मिश्र धातु लिख दो कोई भी। फिर N मोल सॉल्यूट है और कैपिटल N मोल सॉल्वेंट है, तो आपको विलियन में विलायक के मोल भिन्न,
मोल फ्रैक्शन तो लिखने हैं, पर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक के मोल अपॉन सबके मोल। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, तुम एक्स सॉल्वेंट लिखो, तुम्हें मोल फ्रैक्शन तो लिखने, लेकिन किसके लिखने, सॉल्वेंट के। तो जिसके मोल फ्रैक्शन कह रहा है उसके मोल ऊपर आएंगे, तो सॉल्वेंट के मोल ऊपर लिखने और टोटल मोल नीचे लिखने। आगे बात समझ में क्लियर। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम का काम, तो देखो प्लैटिनम रिएक्शन होने के लिए सरफेस देता है। अभिक्रिया कहाँ कराओगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ करोगे, पानी में थोड़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो कभी भी जो मेटल आपका जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है ना, जो खुद भाग नहीं ले रहा है, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब अक्रिय इलेक्ट्रोड, जो खुद अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा, लेकिन वो अभिक्रिया होने के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड सरफेस टू प्रोसीड द रिएक्शन। आई बात समझ में, अभिक्रिया होने के लिए सतह, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए सतह प्रदान करता है। ठीक है, इंग्लिश में आपको लिखना है, इट प्रोवाइड्स सरफेस टू प्रोसीड द केमिकल रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है क्या? क्लियर। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और वो जो आपने प्लैटिनम ब्लैक से कोटिंग की थी, तो जो हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा, मान लो HIN जो है वो H2 में कन्वर्ट होगा, तो प्लैटिनम ब्लैक उसको एडिसॉर्ब कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। ठीक है, फिर बेयर्स रिएजेंट किसे कहते हैं? 1% एल्केलाइन KMnO4, 1% क्षारीय KMnO4 को क्या कहते हैं? बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, मान लो आपको एक सिलेंडर में एल्केन दे दी, एक सिलेंडर में एल्कीन दे दी, है ना, तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो वो बेयर्स रिएजेंट को क्या करेगा? डीकलराइज। पिंक कलर का होता है, तो ये असंतृप्तता की जांच के लिए यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन। आई बात समझ में? आपको पता लगाना है डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या लेना पड़ेगा? बेयर्स रिएजेंट। बेंजीन ये वाला टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन, डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पहचान करने के लिए काम में आता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। कलर होता कैसा है इसका? पिंक। KMnO4 होता ही पिंक है। बाद में अगर डबल बॉन्ड वाले में रिएक्ट करेगा, ट्रिपल बॉन्ड वाले में रिएक्ट करेगा, तो कलर उड़ जाएगा। ठीक है, EDTA का पूरा नाम पढ़ रहे हैं अपन इतने दिन से, बोलो। E से इथाइलिन, D से डाई, इथाइलिन डाई एमीन, आगे टेट्रा एसीटेट। ठीक है, कल ये मैंने कोऑर्डिनेट के इंपॉर्टेंट लिए थे, तो मैंने तुम्हें इसके स्ट्रक्चर भी बताए थे। क्या बनाओगे स्ट्रक्चर? इथाइलिन है तो CH2CH2, डाई अमीन है तो NH2NH2, लेकिन टेट्रा कहाँ से लाओगे? H2 लगाओगे तो H2 हटा दो। एसीटेट CH2COO माइनस, अगेन CH2COO माइनस, फिर CH2COO माइनस, और फिर ये CH2COO माइनस। डेंसिटी कितनी होती है इसकी? 6, है ना। डोनर आइटम कितने होते हैं? 6। हेक्साडेंटेट, षटदंतुक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट एक्वस, और आपने मिला दिया KCN, है ना, वो भी एक्सेस में। ठीक है, एक्वस है ये भी और एक्सेस में है। तो देखो, अगर एक्सेस में मिलाओगे तो आंसर याद रखना है तुम्हें इसका K3CuCN होल 4। ठीक है, बाकी आपका K2SO4 बन जाएगा। बैलेंस नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन फाइनल इक्वेशन ये है। ठीक है, तो नाम लिख लोगे इसका, पोटेशियम टेट्रासाइनो क्यूपरेट फर्स्ट। क्लियर है? याद करना है इसको। नेक्स्ट, राइबोज शुगर। अब DNA में तो होती है डीऑक्सीराइबोज और RNA में होती है राइबोज, और दोनों है ना बीटा फॉर्म में होती है, तो बीटा राइबोज बनाना है आपको। ठीक है, अब राइबोज शुगर टोटल कार्बन, तो हम कहेंगे शुगर में टोटल कार्बन ही 5 है, तो C4, और ये 5वां कार्बन आपका ऊपर रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन हमेशा पहले और सेकेंड लास्ट में, अगर एल्डिहाइड है तो। ठीक है, बीटा है तो यहाँ OH और H, फिर यहाँ पे
HOH, यहाँ ग्लूकोज में होता है और फ्रक्टोज में होता है उल्टा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो सब सिंपल ही चलता है। तो ये आपकी कौन सी शुगर है? बीटा राइबोज शुगर। आई बात समझ में? पेंटागन बना दो, है ना, DNA हो चाहे RNA, यही होता है। DNA की शुगर पूछे तो डीऑक्सीराइबोज, डी मतलब डेफिशिएंसी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कम करनी है, और पूरा नाम है 2-डीऑक्सी, 2 नंबर पे ऑक्सीजन गायब कर दो। अगर वो तुमसे पूछता कि नहीं राइबोज नहीं, आप ऐसा करो डीऑक्सीराइबोज शुगर बनाओ, तो आपको पूरा नाम याद रखना है 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो 2 नंबर पे डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन कर दो, मतलब अगर तुमने ये ऑक्सीजन उड़ा दिया यहाँ से, सिर्फ H लिख दिया तो DNA की शुगर बन जाएगी, और OH लिख दिया तो RNA की शुगर बन जाएगी। दिक्कत क्या है? दोनों एक ही क्वेश्चन में बन जाएंगे। नेक्स्ट, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। तो देखो, या तो ऐसे लिखो बेंजीन N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, प्लस और बाहर क्या आ जाएगा? Cl-, नहीं तो ऐसे लिख दो बेंजीन पे N2Cl, तब बहुत है। या फिर तुम चाहो तो ऐसे लिख दो बेंजीन N डबल बॉन्ड N और Cl, सब सही है। क्लियर? बेंजीन पे N2Cl। अब सेक्शन बी में आ जाते हैं। यहाँ पे है आपके पास पहले वेरी शॉर्ट मोल फ्रैक्शन। अब इसने 2 बार दिया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब किसी विलियन में एक कंपोनेंट के मोल, एक घटक के मोल अपॉन सारे कंपोनेंट के मोल, है ना, उनके रेशियो को, अनुपात को क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। तो हम कहेंगे ठीक है, एक घटक के मोल और सारे घटक के मोल, मतलब N/N+N, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन। लिख दोगे थियरी में अपने आप, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। विलियन में उपस्थित एक घटक के मोल और सभी घटकों के मोल के अनुपात को मोल भिन्न मोल फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, किसी सॉल्वेंट में अगर तुमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है, अवाष्पशील पदार्थ, तो रॉल्स लॉ बताना है। तो आपको पता है कि अगर पहले मान लो पानी है, अब मैं ग्लूकोज डाल दूं, शुगर डाल दूं, यूरिया डाल दूं, तो वाष्प दाब में कमी आएगी। वेपर प्रेशर में आने वाली कमी को क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन, वेपर प्रेशर लोवरिंग, और इनिशियल के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो RLVP, है ना। यानी राउल के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन P0 - PS अपॉन P0, इसको क्या बोलते हैं? RLVP, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इक्वल्स टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो राउल के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, मतलब एग्जाम में आए तो उस पूरी लाइन को लिखना है। किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल भिन्न के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इसके बराबर होता है। आगे बात समझ में? ये आपका राउल्स लॉ। क्लियर? चलो नेक्स्ट, टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट है? तो मैंने तुम्हें बताया था, अगर टेम्परेचर कितना बढ़ाया जाए 10 डिग्री, यदि ताप में 10 डिग्री की वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो जाएगा। फिर हमने कहा था T टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट है KT और T+10 पे है KT+10, तो इन दोनों का रेशियो कितना आएगा? 2 या 3। और इसके रेशियो को क्या कहते हैं? इसको क्या कह रहे हैं अपन? इसको क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब रीजन देना है। संक्रमण धातु और उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, है ना। तो भी ट्रांजिशन मेटल्स ज्यादातर पैरामैग्नेटिक है, ज्यादा ट्रांजिशन मेटल और उनके कंपाउंड क्या है? पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है। क्या रीजन देंगे? पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे तो डी ब्लॉक है भाई, तो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको यहीं तो मिलेंगे, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में। पर एफ ब्लॉक तो चलो स्टेबल कंपाउंड कम है, तो हम क्या कहेंगे? डी ब्लॉक,
है ना। इनके पास आप अनपेड की बात करो तो देखो D1 से D5 तो वैसे ही अनपेड है, फिर पेयर भी करना शुरू करोगे तो कौन से एक साथ पेयर हो जाएंगे, है ना। तो आपका D6, यहाँ पे भी 4 अनपेड दिखेंगे, D7, D8, D9, तो इतने सारे है ना, 1 से लेकर 9 तक तो आप अनपेड ही दिखा रहे हो। तो तुम क्या बताओगे, इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। और जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑब्वियस है वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अब ट्रांजिशन मेटल्स की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा है, तो इसका आंसर आप क्या बताओगे कि ट्रांजिशन मेटल जो है वो मेटल है तो मेटेलिक क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल जालक के रूप में होते हैं। अब अगर ये क्रिस्टल जालक के रूप में है तो आप देखो सारा एटम्स जो है, एक एटम जो है वो अपने चारों तरफ बहुत सारे एटम से क्या होता है, घिरा हुआ होता है, सराउंडेड होता है ना। तो इनके इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, अंतर परमाणुीय अन्योन्य क्रिया, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन वो ज्यादा होती है। प्लस इनके जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब क्या करेंगे, अन्य परमाणुओं के साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग में आ जाएंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग में आ जाएंगे। तो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से इनको यूं गैस फॉर्म में बाहर निकालना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है, कण बनाना मुश्किल होता है। कण की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मैं तुम्हें कहूँ भाई तो मेटल है, एक एटम चाहिए गैसेस स्टेट में, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा ना लैटिस से, तो वो खर्चा क्या है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि वेल पैक्ड स्ट्रक्चर है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट इंटरस्टिशियल कंपाउंड, कल अपन ने पढ़ा था इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, तो हम कहेंगे सेम चीज, देखो संक्रमण धातुओं में, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होते हैं, तो हम कहेंगे ये जालक संरचना बनाते हैं, इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ये जालक संरचना बनाते हैं। अब इस जालक संरचना में ये बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट, अंतराकाश। अब इन अंतराकाश में छोटे छोटे एटम, सबसे पहले बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये फंस जाते हैं या समा जाते हैं, है ना, आपको लिखना ये फिट हो जाते हैं, ये इसमें समा जाते हैं। अब यहाँ अगर कोई एटम ही फिट हो गया, तुम सोचो, तो फिर इसकी मजबूती बढ़ गई ना, है ना। यहाँ इस तरह से छोटे छोटे एटम्स अगर फंस जाएंगे तो ये और ज़्यादा क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो इनके गलनांक पहले से क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, इनका स्ट्रेंथ, इनका सामर्थ्य बढ़ जाता है, इनकी चालकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये केमिकली इनर्ट हो जाते हैं, रिएक्शन नहीं होता। अब मान लो बोरॉन फंस जाता है तो बोराइड्स बना लेगा, क्योंकि मेटल से तो बोरॉन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम बोलेंगे बोराइड बन गया। अब बोराइड कभी कभी इतना ज़्यादा है ना, हार्ड होता है कि वो डायमंड से आप उसकी हार्डनेस को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। आई बात समझ में, सबसे कठोर क्या है, तो हम कहेंगे सबसे कठोर तो डायमंड, है ना, तो डायमंड से भी ज़्यादा हार्डनेस किसकी हो जाएगी, बोराइड्स की। तो बुलेट प्रूफ जो चीज़ें बनती है उस तरह से बनती है। क्लियर। फिर NiCO होल 4 और NiCN होल 4 अलग अलग ज्योमेट्री है, कल हमने पढ़ा था, ये वर्गाकार समतलीय स्क्वायर प्लेनर है, और ये क्या है, टेट्राहेड्रल। फिर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, सेम है ना, इनके चुंबकीय गुण समान है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम। अब देखो इनको डिस्कस करते हैं अलग अलग। पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ भाई NiCO होल 4, एग्जाम में आए तो इसको पूरा ही समझाना पड़ेगा। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल X हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल हो गया, X की वैल्यू 0। अब तुम कहोगे निकल तो 28 है, तो 18 पे आर्गन याद कराया था कल, 18 पे आर्गन 4s2 पे 20, 18 2 20, और मुझे क्या करना चाहिए 3d8। ठीक है, अब आप कह रहे हो 3d बनाओ 8 इलेक्ट्रॉन, तो हमने भर दी। ठीक है, ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, और ये 4p। ठीक है, अब 3d में आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और आपके पास है ना, देखो 4s2 भी पड़ा है, और ये खाली। अब कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, और हमें क्या करना है, इन सबको पीछे भेजना है। तो ये तो थी हमारी ग्राउंड स्टेट, निम्नतम अवस्था। तो एक्साइटेड में हम क्या करेंगे, इनको पेयर अप करेंगे, इनको है ना पीछे भेज देंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, तो आपका डी तो पूरा ही फिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे देखो डी में तो 10 हो गए, 2
4, 6, 8 और 10, ये तो पहले भी थे। और हमारे पास जो खाली पड़ा है वो है 4s और 4p, तो ये मेरे पास खाली पड़े। अब देखो 4 लीगेंड है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, 4 जने डोनेट करने आए ना, 4 कक्षक खाली कराओ, तो तुम कहोगे 4 कक्षक तो ये रहे, तो हम क्या बताएंगे इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। अब sp3 है तो तुम टेट्राहेड्रल बनाओगे कि नहीं बनाओगे, है ना। sp3 है तो चतुष्फलकीय शेप कैसा बनाओगे, टेट्राहेड्रल। तो हम कहेंगे देखो शेप तो इसका टेट्राहेड्रल आ रहा है, लेकिन अगर मैं कहूँ म्यू बताओ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किससे निकालते हैं, म्यू से, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो तुमको तो 0 है, तो भाई इसका n 0 है और म्यू कितना हो जाएगा, 0। अब अगर मैं NiCN4 वाले की बात करूं, ठीक है, तो इसको देखिए अपन NiCN4-2, तो तुम कहोगे वापस वही, निकल को क्या मान लो, x मान लो, साइनाइड -1, 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +2। अब वापस वही, निकल 28 होता है, 18 पे आर्गन, 4s2 पे 20 और 3d 8, और आपको निकल +2 की बात करनी, तो आप कहोगे आर्गन और 3d 8, ठीक है। पिछली बार 4s2 था, इस बार 4s क्या है, 0 है, ध्यान रखना, यही फर्क है इसमें। अब अगर मैं 3d की बात करूं, तो देखो ये रहा 3d में कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 8 भरने ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, और ये 4s और ये 4p, है ना। अब पिछली बार CO स्ट्रॉन्ग फील्ड था, हमने कहा था पेयर अप करो, तो इस बार साइनाइड, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहाँ पे भी पेयर अप करो, तो भाई यहाँ पे भी पेयर अप करोगे तो 8 को पेयर अप कर लो, तो 8 को पेयर अप करोगे तो कितने में सेट होंगे, 4, 2, 4, 6 और 8, ये था 3d। अब ये 4s और ये 4p, है ना। तो अब आपको हाइब्रिडाइजेशन लीगेंड आपके पास 4 है, तो आप कहोगे 4 ऑर्बिटल लेने, तो 4 ऑर्बिटल लेोगे तो तुम्हारे को क्या मिला, dsp2। अब dsp2 तो स्क्वायर प्लेनर होता है, पिछली बार क्या लिया था, sp3, तो वो टेट्राहेड्रल था, dsp2 क्या है, स्क्वायर प्लेनर, तो तुम कहोगे यहाँ तो गड़बड़ है भाई, ये तो आपका स्क्वायर प्लेनर है, वो आपका टेट्राहेड्रल था, लेकिन एक चीज दोनों में सेम, तो यहाँ पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण 0। अगली बात समझ में, ठीक है, नहीं हुआ ये, चलो नेक्स्ट, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। तो देखो न्यूक्लियोटाइड मतलब 3 और साइड मतलब 2, तो हम कहेंगे शुगर तो है ना, राइबोज शुगर, भाई डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज, अदरवाइज क्या, राइबोज। अब टाइड में 3 चीजें, एक तो है नाइट्रोजिनस बेस और एक है फॉस्फेट ग्रुप, क्लियर है। तो आप क्या करो, दोनों में शुगर तो बना दो, चाहे वो न्यूक्लियोसाइड बोले चाहे न्यूक्लियोटाइड बोले, आप शुगर तो बना ही दो। ये आपका C1 C2 C3 C4 और ये 5वां कार्बन, ठीक है, और आपको पता है कि ये बीटा फॉर्म में ही बनानी है। अब यहाँ तुम्हारी मर्जी है, OH लिखो तो भी सही है, H लिखो तो भी सही है, क्लियर, बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब हो गए कि नहीं, डीएनए शुगर ले, तो ध्यान रखना, फिर डीएनए शुगर में क्या करना पड़ेगा, वो हटा देना सेकंड नंबर का, ठीक है। अब देखो अगर तुमसे कहा जाए न्यूक्लियोसाइड, तो आपको 1 नंबर पे क्या लगाना है, नाइट्रोजिनस बेस। तो आप खाली ये लिख दो, ऐसे हिंदी में लिखना है तो क्षारक लिख दो, क्योंकि अब वो प्यूरिन पिरामिडिन थोड़ा बना सकते हैं स्ट्रक्चर, तो आप खाली लिख दो 1 नंबर पे क्षारक होगा, है ना। तो न्यूक्लियोसाइड, तो साइड तो बना ही दिया, तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोसाइड तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और 5 नंबर पे, ये 5वां कार्बन ये था ना, ये CH2 तो है ही, यहाँ पे क्या जोड़ना है, फॉस्फेट जोड़ना है, ठीक है, PO4
माइनस, सॉरी, चाहे ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ दो, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, है ना, और ये O माइनस, ऐसे भी जोड़ सकते हो 5वें नंबर कार्बन से, तो इसको क्या बोलोगे, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, C5 है, तो ये आपका है न्यूक्लियोटाइड, समझ गए। पहले शुगर बनाओ, 1 नंबर पे नाइट्रोजनस बेस जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, और 5 नंबर पे क्या जोड़ दोगे, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलो केनिज़ारो रिएक्शन को एक्सप्लेन करो। अब देखो केनिज़ारो रिएक्शन की कुछ खास बातें तुम्हें ध्यान रखना है। ऐसे एल्डिहाइड भाग लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, एब्सेंट हो, है ना। ऐसे एल्डिहाइड भाग लेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। पहली खास बात क्लियर। केनिज़ारो रिएक्शन में 2 एल्डिहाइड भाग लेते हैं, है ना, 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, क्लियर। और उन दोनों में ही, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, एब्सेंट। एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन चाहिए तो 2 में से एक के पास हो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ शर्त है कि दोनों में क्या होना चाहिए, एब्सेंट। फिर केनिज़ारो जो है वो डिसप्रपोर्शियोनेशन का उदाहरण है। अगर ये वर्ड लिखा है हिंदी में तो भी ठीक है, विषमानुपातीकरण लिखा है तो भी ठीक है ना, और इंग्लिश में आपको याद रखना है इन दोनों का एक मतलब है डिसप्रपोर्शियोनेशन। मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और सेम मॉलिक्यूल का क्या होता है, रिडक्शन, है ना। वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग तो 2 जने ले रहे हैं, दोनों सेम है, लेकिन एक का ऑक्सीकरण और दूसरे का रिडक्शन, दोनों से। आगे बात समझ में। तो अब ये तो हो गया, ये खास बात है, क्योंकि देखो सवाल ऐसे पूछ सकता है डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन से क्या समझते हैं, उदाहरण देके बताओ, तो केनिज़ारो लिख देना, ठीक है। या विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव केनिज़ारो रिएक्शन, तो पता तो होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। अब अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट फॉर्मल्डिहाइड में हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड में हो जाएगा, क्लोरल में हो जाएगा, आयोडल में हो जाएगा, प्यूरिल्डिहाइड में भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 फॉर्मल्डिहाइड ले लेती हूँ मैं, एक फॉर्मल्डिहाइड एक और फॉर्मल्डिहाइड, है ना, और एक मैं ले लेती हूँ NaOH, ठीक है, सांद्र क्षार कंसंट्रेटेड NaOH, ठीक है, गर्म करना है। अब मान लो एक का रिडक्शन करना है, तो रिडक्शन मतलब एक हाइड्रोजन इधर दे दो, एक हाइड्रोजन इधर दे दो, इसका तो टेंशन खत्म हो, तो इधर H दे दूंगी तो CH3 सिंगल बॉन्ड OH, तो हम कहेंगे देखो ये तो आपका अल्कोहल बन जाएगा। और दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो देखो H C डबल बॉन्ड O और आगे क्या आएगा ONA, ठीक है, तो H C डबल बॉन्ड O ONA, सोडियम फॉर्मेट, क्लियर, सोडियम फॉर्मेट। ये आपका केनिज़ारो रिएक्शन। 2 एल्डिहाइड ले लो, एक अल्कोहल बना दो, एक सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना। बेंजल्डिहाइड होता तो बेंजाइल अल्कोहल बना लेते और सोडियम बेंजोइड बना लेते, एक ही बात होती, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इथाइल आयोडाइड CH3CH2I, है ना, इससे प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, कार्बन संख्या बढ़ानी है, तो कार्बन संख्या बढ़ाने के लिए पहले ले KCl, ताकि इसको तो बनाए, ये हो जाएगा CH3CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड कार्बन दो। अब साइनाइड से एसिड बनाना तो बहुत सिंपल है, पूर्ण जल अपघटन, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, है ना। आप सिर्फ H+ लिख दो तो भी काम हो जाएगा। तो क्या होगा देखो, तो कहेंगे यहाँ से अमोनिया बाहर गया और ये क्या है OOH है ना, OOH लगा दो, तो ये क्या हुआ CH3CH2 COOH, प्रोपेनोइक एसिड, सही। फिर यहाँ भी देखो कार्बन संख्या फिर बढ़ा रहा है, मिथाइल क्लोराइड, तो आप तो कह रहे हो एक कार्बन एक्स्ट्रा है, एक कार्बन एक्स्ट्रा ले, फिर तुम KCN ले लो, ठीक है। KCN लेते ही क्या होगा, तो हम कहेंगे इसको तो बाहर निकालो, तो ये बनेगा मिथाइल साइनाइड, क्या बनेगा, मिथाइल साइनाइड। साइनाइड में पानी मिला दो, है ना, साइनाइड में पानी मिला तो अमाइड बनेगा, तो हम कहेंगे इधर H2 इधर O CONH2, तो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2,
साइनाइड आंशिक जल अपघटन, पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे अमाइड देता है, कंप्लीट में क्या OOH लग जाएगा, मतलब एसिड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है, अगले में भी देखो फिर कार्बन बढ़ा रहा है, CH3 CH2 Cl। ठीक है, अब कार्बन बढ़ाना है तो अपन वापस वही ले लेते हैं, KCN ले लेते हैं। ठीक है, KCN ले लो, KCN लेते ही क्या हो गया, ये तो गया, तो ये आ गया CH3 CH2 और साइनाइड। और साइनाइड से अमाइन बनाना है, देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन का खर्चा है और यहाँ पे भी क्या है 2 हाइड्रोजन का खर्चा है, तो प्रबल अपचायक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो बन जाएगा, आपका काम फिर हो गया। तो हम कहेंगे ये हो गया CH3 CH2 CH2 NH2 प्रोपेन 1 अमाइन। ठीक है, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है, क्लियर, सब एक जैसी रिएक्शन थी। देखो नेक्स्ट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मतलब ये फिनॉल और ऑर्थो पोजीशन पे क्या है नाइट्रो ग्रुप, ज्यादा एसिडिक है ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल से, तो मिथॉक्सी मतलब OCH3। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखो, नाइट्रो ग्रुप आपका EWG है ना, आपको बताना है इलेक्ट्रॉन विसक्रियण, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्लियर। अगर ये प्रोटॉन छोड़ता है तो फिर ऑक्साइड आयन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, क्लियर। तो EWG ग्रुप हमेशा अम्लीय सामर्थ्य एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। आई बात समझ। अब ये तो खुद ही यहाँ लोन पे शिफ्ट कर देगा, तो ये फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी को गेन करने ही नहीं देगा। पढ़ लो पहले, तो तुम कहोगे इसका प्रभाव +M है ना। अगर आप ग्रुप से सिस्टम में ट्रांसफर करते हो पेयर, तो इफेक्ट कौन सा होता है, +M। तो +M इफेक्ट है, तो तुम कहोगे ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, कम कर। सीधा लिख दो, यहाँ आप लिख दो ये फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी को कम करेगा, ये फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो बढ़ाने वाला अच्छा एसिडिक होगा, तो ये ज़्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। अम्लीय सामर्थ्य की बात चल रही है आपकी, एसिडिक नेचर की। नेक्स्ट देखो, एल्डिहाइड कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन ईथर से तो ज़्यादा है, लेकिन अल्कोहल से क्या है, कम। तो अब तुम सीधा आंसर दो कि भाई अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर मैं 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल की बात करूं, तो अल्कोहल में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है ना। अल्कोहल में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो फिर इस वजह से तो अल्कोहल आपस में जुड़ जाते है ना, यानी यहाँ होता है मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, तो फिर इनका तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ही सही। अल्कोहल से तो हम बराबरी कर ही नहीं सकते है ना। एल्डिहाइड कीटोन मतलब कार्बोनिल ग्रुप, इनका भी ज़्यादा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि इनमें ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं भाई ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये बाय नेचर क्या होते हैं, पोलर होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। तो ध्रुवीय होने की वजह से इनमें डाइपोल इंटरेक्शन, एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है, डाइपोल इंटरेक्शन, द्विध्रुव आकर्षण। अब भाई अगर डाइपोल इंटरेक्शन ही है तो ये भी मॉलिक्यूल तो पास में, तो यहाँ मॉलिक्यूल पास में होते हैं, तो इनमें भी अट्रैक्शन है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसका तो सबसे ज़्यादा, इसका कम। और अगर आप हाइड्रोकार्बन की बात करो, ईथर की बात करो, तो हाइड्रोकार्बन तो देखो पोलर ही नहीं है, तो वैसे ही मॉलिक्यूल क्या है, दूर है। और ईथर की भी बात करो तो ईथर भी इतने ज़्यादा पोलर नहीं होते, पोलर होते हैं, जीरो नहीं कह सकते, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन के कंपैरेटिवली क्या होते हैं, लेस पोलर, कम ध्रुवीय होते हैं। तो ये बीच में फंसता है, ठीक है। तो तीनों को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट कंप्लीट करो रिएक्शन, बोलो क्या करेंगे। ये तो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। ये तो फ्रिडल क्राफ्ट हो गई आपकी, FCR फ्रिडल क्राफ्ट। तो फ्रिडल क्राफ्ट में हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, है ना। तो एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, ठीक है। तो आप क्या करो, क्लोरोबेंजीन मिथाइल ग्रुप लगा दो। समझ में आ रही ना बात मेरी, CH3Cl है ना। तो आप क्या करो, ये HCl बाहर निकल जाएगा, मिथाइल यहाँ लगा दो, यहाँ पैरा पे लगा देना, ठीक है। तो आपका आंसर पैरा,
हाँ, पैराक्लोरोटोलुइन और ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। ठीक है, ये तो अभी अपन ने करी थी, इसको बाहर भेज दो, साइनाइड लगा दो, तो ये हो गया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ देखो HI है, तो HI में H प्लस है और I माइनस है, तो मार्कोनिकॉम लगाओ। माइनस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, प्लस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। सीधा मार्कोनिकॉम लगाना, कोई टेंशन लेनी नहीं है। तो हम कहेंगे ये हो गया CH3 CHI और CH3 2 आयोडोप्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट, अब लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो, बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाओगे? पहला स्टेटमेंट बोलो, बेंजीन है, एनिलीन पे जाना है, तो सबसे पहले बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाओ। नाइट्रो के बिना NH2 आएगा नहीं। हाँ, तो नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाओगे? बेंजीन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करा दो, है ना। तो नाइट्रिक एसिड क्या कहेगा भाई, ये वाटर निकाल दो, आप नाइट्रोबेंजीन बना दो। अब एक बार आपने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया NO2, तो आपका काम इसके हाइड्रोजन उड़ाने ही तो है। इसके हाइड्रोजन उड़ाने के लिए आप कैटलिस्ट ले लो, चाहे FeHCl चाहे SnHCl, FeCl2 हाइड्रोजन आ गया ना। ये तो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा NH, पढ़ा रखा है थियरी। तो ये सीधा सीधा प्रोसेस है। फिर साइक्लोहेक्सेनामाइन बेंजेनामाइन की तुलना में ज़्यादा क्षारीय है। देखो, एक तो ये है मेरे पास साइक्लोहेक्साइल अमाइन, ठीक है, और एक है मेरे पास बेंजेनामाइन मतलब एनिलीन। तो दोनों में फ़र्क समझने की कोशिश करो। ठीक है, बेसिक मतलब लोन पेयर डोनेट करना। तो ये अगर लोन पेयर डोनेट करने जा रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? कोई रोकने वाला थोड़ा नहीं है ना। उल्टे आपके तो कार्बन है, सबका प्लस आई प्रभाव है ना। आपके पास मिल के क्या आ रहा है, सबका प्लस आई प्रभाव। तो लोन पेयर डोनेट करना यहाँ पे क्या है, आसान है। ठीक है, लोन पेयर डोनेट कर दूंगा, क्या दिक्कत है। यहाँ कैसे डोनेट करोगे? यहाँ आप कॉन्जुगेशन में हो, आपका लोन पेयर रिंग में गया, तो तुम्हें बताना है एनिलीन या बेंजेनामाइन में अनुनाद होने के कारण रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आ जाता है, संयुग्मन में आ जाता है। तो अवेलेबल कहाँ है भाई? आप कोई चीज़ को डोनेट करने जाओगे तो आप बोलो तो सही अवेलेबल है, तो आपको लिखना है लोन पेयर नॉट अवेलेबल, उपलब्ध ही नहीं है ना। अनुनाद में चला गया तो फिर है ही नहीं, तो डोनेट कैसे करोगे। नेक्स्ट है ट्राई मिथाइल अमाइन की पिरामिडल ज्योमेट्री को क्या करो, डायग्राम बना के समझाओ। अब देखो, ट्राई मिथाइल अमाइन तो इस तरह से बनाना है, कक्षकीय चित्र है ना। ट्राई मिथाइल अमाइन मतलब तुम सोचो 3 तो बॉन्ड पेयर और एक क्या करना है, लोन पेयर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना ये, तो 3 बॉन्ड पेयर में 3 मिथाइल लगा दो और एक लोन पेयर है ही सही। अब यहाँ रिपल्शन भी हो जाता है थोड़ा सा, बॉन्ड पेयर, तो यहाँ एंगल लगभग आप लिख दो 108 डिग्री के आसपास होता है। क्लियर? और इसको बता दो ये अनशेयर्ड लोन पेयर, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लिख दो, या आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो लोन पेयर लिख दो, हिंदी में लिख रहे हो तो आप लिख दो असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पहला नाइट्रोबेंजीन FeHCl, तो ये तो अभी अपन ने कराई थी ना। नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन FeHCl, तो हमें पता है FeHCl मतलब FeCl2 और हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से इसका रिडक्शन कर दूं तो एनिलीन बनेगा। ठीक है, एनिलीन। अब एनिलीन की रिएक्शन HNO2HCl, क्योंकि NaNO2HCl मिलके क्या बनाएंगे, नाइट्रस एसिड HNO2। तो इस और 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड याद भी होगा, 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक ही रिएक्शन कोर्स में 0 वाली डाई एजोटाइजेशन क्या पड़ेगा, बेंजीन पे N2Cl, इसको बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन। अगर पूछे तो सीधा ये लिखना। फिर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में पानी मिला दो, तो मिला दो, बोलो क्या करें, HCl गया, नाइट्रोजन उड़ जाएगी, तो आंसर क्या आएगा, बेंजीन पे OH यानी कि फिनॉल। बेंजीन पे OH यानी फिनॉल।
अब देखो फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कार्बोक्सिलेट की कंपैरेटिवली ज्यादा है, लेकिन फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छा एसिड है एज कंपेयर टू फिनॉल, है ना। तो इसका रीजन तुम्हें क्या करना है, रेजोनेंस से देना है। देखो अगर मैं तुम्हें कहूं कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय प्रकृति RCOOH, तो तुम कहोगे कार्बोक्सिलिक एसिड जब पानी में जाएगा ना तो ये बनाएगा कार्बोक्सिलेट आयन RCOO माइनस, प्लस पानी में क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन। इसको आपको बोलना है कार्बोक्सिलेट आयन। अब आप ध्यान से देखो, इसमें रेजोनेंस होगा, कार्बोक्सिलेट आयन में क्या होगा, रेजोनेंस तो होगा ही। हम कहेंगे ये कुछ ऐसा है RC डबल बॉन्ड O माइन। ये सीधा सवाल भी पूछ सकता है कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनाद बताओ, तब भी ये बनाना है। आप कहोगे ये बॉन्ड यहाँ टूट गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव बल्कि डबल बॉन्ड, तो ये मेरा स्ट्रक्चर ऐसा आया RCO माइनस डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हम कहेंगे देखो वो प्रोटॉन छोड़ेगा और जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा इसमें रेजोनेंस है, और रेजोनेंस की वजह से ये चीज़ क्या है, स्टेबल है, इसलिए ये प्रोटॉन छोड़ेगा ही छोड़ेगा और ये एसिड है। तो वो कह रहा है ऐसा तो आपको फिनॉल में भी देखने को मिल सकता है। सोचो जब फिनॉल क्या करता है ना, पहले यहाँ बनाते देखो, फिनॉल क्या करेगा, जब मैं फिनॉल को पानी में डालूं तो फिनॉल भी क्या करता है, फिनॉक्साइड आयन बना लेता है, ठीक है, और ये प्रोटॉन छोड़ दिया। तो हम कहने में तो ये कह रहे हैं ना भाई फिनॉक्साइड आयन है, इस फिनॉक्साइड आयन में भी क्या है, रेजोनेंस है, और उस चक्कर में ये स्टेबल भी है। फिनॉक्साइड आयन में भी अनुनाद है और ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है भाई, है ना। तो फिर आप उसको अच्छा एसिड कह रहे हो, उसको खराब कह रहे हो। और अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी देखो फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं भी अगर आप देखो ना, तो आपको क्या मिलेगा कि अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ स्प्लिट करूँ तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होते ही ये नेगेटिव उधर शिफ्ट हो जाएगा, और इसके दो लोन पेयर तो है ही, ठीक है, ये नेगेटिव और ये हो गया डबल बॉन्ड। आगे बढ़े तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड, और फिर आगे बढ़ो तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये नेगेटिव और ये तो है ही सही। तो कह रहा है यहाँ तो आप दो स्ट्रक्चर बनाए खुश हो गए थे, यहाँ इतने सारे स्ट्रक्चर। तो अब तुम बताओ कि इतने सारे स्ट्रक्चर वाले को तुम कह रहे हो कम एसिडिक, और सिर्फ दो स्ट्रक्चर वाले को तुम क्या कह रहे हो, ज्यादा एसिडिक, ऐसा क्यों? तुम बताओगे देखो कम और ज्यादा से कुछ नहीं होता है, यहाँ अनुनादी संरचनाएं कम है बट परफेक्ट रेजोनेंस है। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, इन अनुनादी संरचनाओं में नेगेटिव कहाँ घूम रहा है, ऑक्सीजन माइनस हैंडल कर सकता है। लेकिन जब आप फिनॉक्साइड की बात करते हो तो नेगेटिव चार्ज कहाँ घूम रहा है, कार्बन। तो ये सिग्निफिकेंट रेजोनेंस छोड़ना, ये अनुनाद कैसे माने हम, ऑक्सीजन होते हुए आपने माइनस किसको बनाया, कार्बन को। तो ये कम स्टेबल है, भले ही नंबर में ज्यादा है। आई बात समझ में, नंबर आपने 4 बच्चों को एग्जाम में बिठा दिया कि 4 है और यहाँ 2 को ही बिठाया है ना, तब तो 4 है तो ज्यादा नंबर लाएंगे, नहीं 4 आपने एवरेज बच्चे बिठाए और यहाँ 2 धुरंधर बिठा दी, तो संख्या में कम होने से क्या हुआ, स्टेबल है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है संख्या में कम है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम है, लेकिन जो डिजर्व करता है, जिसपे नेगेटिव होना चाहिए वहां नेगेटिव है। यहाँ कार्बन डिजर्व नहीं करता है, कार्बन कम विद्युत ऋणी है, आप उस पर ज्यादा माइनस नहीं दे सकते हो, लेकिन आप तो हर स्ट्रक्चर में यही माइनस घूम रहा है और ऑक्सीजन यूं ही पड़ा है, इसलिए कम सिग्निफिकेंट है। क्लियर, यही था ना इसका अगला। हाँ, फिर बेंजीन डाइएजोनियम आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, इतने स्ट्रक्चर आ रहा है। अब देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, अभी मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर तो बताया ही था, मैंने कहा था N ट्रिपल बॉन्ड N ले लो, Cl माइनस तो बाहर है ना, तो बस ये ले लो, इसको हम पढ़ेंगे डाइएजोनियम आयन, ठीक है भाई, ये हमारा डाइएजोनियम आयन है, इसकी अनुनादी संरचना बनाओ। ये नया सवाल है आपके पास। अब देखो अगर ये बॉन्ड यहाँ टूट जाए तो ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, जो कि ऑलरेडी प्लस है। अब इस बॉन्ड को बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये दो तो बॉन्ड यूं की यूं बना दो, आपने कहा ये बॉन्ड उठ के यहाँ चला गया तो ये तो प्लस हो गया कम से कम, ये क्या हो गया माइनस, और ऊपर नाइट्रोजन प्लस है, तो एक बार तो नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया। लेकिन जब आपने ये बॉन्ड यहाँ तोड़ा तो ये नेगेटिव और नाइट्रोजन वापस क्या हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो
तो एक बार तो प्लस बनेगा ही सही। ये बोलो सही है ना? तो ये बना दिया मैंने इधर, और तुम चाहो तो इसको नेगेटिव बना दो, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ टूटा, ये नेगेटिव और ये क्या हो गया पॉजिटिव, और ये तो घूम ही रहा है ऐसे। क्लियर? ओवरऑल चार्ज प्लस बनाना चाहिए था, क्योंकि है तो अब देखो 2 प्लस का 1 माइनस का, 1 प्लस है। अब आगे से आगे घूमते रहो उसको, है ना? अब इसको यहाँ स्प्लिट कर दो, ये नेगेटिव बैक साइड पॉजिटिव, ठीक है? तो यहाँ प्लस, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड आपका N, डबल बॉन्ड N, ये प्लस है और ये माइनस है। एक स्ट्रक्चर और बना दो, उसमें इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है? तो ये नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, ठीक है, इधर आ गया, ये इधर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया प्लस, ये डबल बॉन्ड N, डबल, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, और आखिरी बनाना है तो फिर बना दो, इस बॉन्ड को यहाँ स्प्लिट कर दो, ये अंदर वापस डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है? देखो ये बॉन्ड पहले से था, ये पहले से था, अब यहाँ नया डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है? ये N है ना, और ये इधर शिफ्ट होगा तो क्या करो, वापस इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो, सॉरी ये इधर शिफ्ट हो गया तो N और N के बीच में वापस क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। अगर ये शिफ्ट हो गया तो ये डबल प्लस हो गया ना, तो प्लस माइनस क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। समझे? ये बॉन्ड यहाँ टूटा तो ये माइनस, प्लस क्या हो गया डबल बॉन्ड, पीछे क्या आ गया प्लस, एक प्लस पहले से, ये एक प्लस और है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, एक प्लस वापस आ जाएगा। पहली और आखिरी स्ट्रक्चर चेक कर लो, यहाँ 2 राइट में 1 लेफ्ट में, लास्ट में क्या है 2 लेफ्ट में और 1, बस बात खत्म, ठीक है? नेक्स्ट देखो, एक गैसियस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यानी K कहता है 6.8 इंटू 10 की पावर -10 एटमोस्फियर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो तुम एटमोस्फियर इनवर्स को लीटर मतलब 1/ATM को 1/मोल में कन्वर्ट करना है, तो 1/ATM को 1/मोल में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? अपने आप आ जाएगा, है ना? अब ये आपका आ जाएगा क्या, लीटर इनवर्स नहीं, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है? फिलहाल अब इसको समझूंगी बाद में, PV = nRT से ही निकाला है, बट आप इसको डायरेक्ट कर लो, बन जाएगा, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं इसको, नेक्स्ट देखो, एक रिएक्शन है X + 2Y गिव्स 0.25 को क्या लिख दूं, 1/4 लिख दूं, है ना? 1/4 C + 2D + E, ठीक है? अब C के बनने की दर मतलब dC/dt, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है? अब आपसे क्या पूछा है, Y के डिसअपियरेंस की रेट यानी -dy/dt पूछा है। अब इससे बिठा लो, ये आपकी इक्वेशन है ना? तो अपन सबसे पहले क्या लगाते हैं, रेट इक्वल्स टू, अब जो पूछा है उसी रिस्पेक्ट में चलो ना, एक ही बात कर रहा है Y की, एक ही बात कर रहा है C की, तो Y में मैं क्या लिखूं, -1/2 dy/dt, और C के रिस्पेक्ट में क्या लिखूं, 1/1/4, तो 4 ऊपर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा dC/dt। तो भाई dC/dt तो इसने कितना दे रखा है 1, है ना? और dy/dt निकालना है, ठीक है? विलुप्त होने की दर, डिसअपियरेंस की रेट मतलब माइनस तो लगा हुआ ही है, तो ये हो जाएगा 2 × 4 × dC/dt कितना है 1, तो आंसर आ जाएगा 8 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। अब बताओ मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती, तो इसमें डेफिनेशन लिख दो, मॉलिक्यूलरिटी मतलब रिएक्शन में भाग लेने वाले मॉलिक्यूल की संख्या जो एक साथ टकराते, तो जब कोई भाग ही नहीं लेगा तो रिएक्शन होगी कैसे, तो बात ही खत्म। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती, नंबर है ना, नंबर कैसे 0 होगा। फिर मॉलिक्यूलरिटी लिख दो कि डेफिनेशन अपन पढ़ रहे हैं, है ना? एक केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो एक साथ क्या करते हैं,
कोलॉइड करते हैं, कोलॉइड साइमल्टेनियसली। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे क्रियाकारी अणुओं की संख्या जो एक साथ टकराते हैं और रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, संपन्न करते हैं, उसको मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। फिर अभिक्रिया वेग पे उत्प्रेरक का प्रभाव, ठीक है, अब इसको भी कॉपी कर लेते हैं। देखो, आपको बताना है कि भाई एक केमिकल रिएक्शन, इसमें ग्राफ से समझाना उसको, है ना। क्या बताओगे वापस वही रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की प्रगति, ठीक है, मतलब आपकी रिएक्शन आगे बढ़ रही है। आप चाहो तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, अभिक्रिया निर्देशांक, और यहाँ क्या लिखेंगे, एनर्जी। तो कल मैंने आपको समझाया था रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है ना। यहाँ लिखना है R, यहाँ लिखना है P। तो एक रिएक्शन में रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, उसको मुझे इतनी एनर्जी तो सप्लाई देनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचने के बाद वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी थी एनर्जी, कौन सी थी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम कहेंगे ये हमारी रिएक्शन थी विदाउट कैटलिस्ट, है ना, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति, ठीक। तो आपको ये ग्राफ से आंसर दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो गए, है ना। यहाँ आपको लिखना है एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, पर हमारी रिएक्शन तो ऐसी होती। लेकिन आप कैटलिस्ट लेते हो तो वो ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, अभिक्रिया का पथ ही बदल देता है और इस रास्ते से ले जाएगा, जैसे मैंने कहा शॉर्टकट से ले गया, तो वो ऐसे रास्ते से ले जाएगा कि आपका बैरियर जो है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो आपको बताना है करता क्या है ये। तो क्या किया, पाथ बदल दिया, अभिक्रिया के पथ को बदल के सक्रियण ऊर्जा को क्या कर दिया, इसने कम कर दिया। तो आपको लिखना है कैटलिस्ट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी। उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है, कम कर देता है। क्लियर, कैटलिस्ट डिक्रीजेस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, है ना, दूसरे पद से ले जाएगा अभिक्रिया को। फिर आपके पास न्यूमेरिकल है, देखो 300 केल्विन टेम्परेचर पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रारंभिक सांद्रता मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि R0 कितना है, 1 × 10⁻²। 30 मिनट बाद टाइम आपका हो गया 30 मिनट्स, ठीक है। कंसंट्रेशन कम होके बची कितनी है ना, रह जाती है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी है, 0.5 × 10⁻²। तो आप रेट कांस्टेंट यानी K बताओ, तो तुमको फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला तो याद होगा, है ना, K = 2.303 अपॉन T, टाइम कितना रख दूं, 30, log बेस 10, ऊपर आता है R0, मेरे पास R0 कितना है, 1 × 10⁻² अपॉन R, बची हुई कंसंट्रेशन 0.5 × 10⁻²। अब इसमें करना ही क्या है, ये तो उड़ा दे, 0.5 उड़ा दो तो ये आ गया 2, log 2 की वैल्यू दे रखी है ना, तो K 2.303 डिवाइड बाय 30, यहाँ कितना है log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010। सॉल्व कर लोगे, यूनिट आ जाएगा। देखो ये तो R है, कंसंट्रेशन, और ये मिनट है तो मिनट इनवर्स, टाइम इनवर्स होता है ना फर्स्ट ऑर्डर का, तो मिनट्स में थी तो मिनट इनवर्स। नेक्स्ट देखो, इक्वेशन लिखनी है, प्रोपेन 1 ऑल एल्केनाइन KMnO4। तो देखो प्रोपेन 1 ऑल और क्षार ये KMnO4, तो KMnO4 स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, स्ट्रॉन्ग, ऑक्सीकारक है ना, तो KMnO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप कहोगे अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड फिर कीटोन, सॉरी एसिड, तो 3 वाला एसिड बना दो सीधा, ना कुछ सोचे, KMnO4 K2Cr2O7 होते ही फाइनल आंसर में एसिड कर दो, तो हम कहेंगे 3 वाला एसिड तो ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर। फिर फिनॉल अल्कोहल के कंपैरेटिवली अच्छा एसिड है, तो देखो जब अल्कोहल प्रोटॉन छोड़ता है ना, जब अल्कोहल प्रोटॉन छोड़ेगा तो ये बनाता है एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। तो तुम कहोगे अब ये एल्कोक्साइड में तो कोई अनुनाद ही नहीं, फिनॉल में था तो सही, जैसा तैसा रेजोनेंस तो था, है ना। यहाँ क्या लिखोगे, एल्कोक्साइड आयन में नो रेजोनेंस, अनुनाद नहीं है। अब अगर रेजोनेंस ही नहीं है तो ऑब्वियस है अनस्टेबल,
अनस्टेबल है तो ये वापस पीछे जाएगा और ये रिएक्शन पीछे आ गई तो क्या बन गया, अल्कोहल। प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति नहीं। फिनॉल में अभी जो पीछे पड़ा था, फिनॉल प्रोटॉन छोड़ेगा तो क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन, उसमें लिखोगे रेजोनेंस, फिर लिखोगे स्टेबल, तो वो अच्छा एसिड है और ये खराब एसिड है। क्लियर है। अब देखो इस कंपाउंड का यूपीएससी नाम लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है, 5 की है। अब देखो 1 2 पे मैथिल है, 1 2 पे 2 मैथिल है, तो लेफ्ट से चलोगे कि राइट से चलोगे, राइट से चलेंगे पक्का है ना। तो हम यहां से चल रहे हैं 1 2 3 4 और 5। अब मिथाइल कहाँ पे, 2 पे, 2 पे और 4 पे, तो 2 2 4, 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल। ठीक है। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 5, तो पेंटेन लिख दूं। और ऑल कितने पे है, तो पेंटेन 3 ऑल। बोलो कोई डाउट है क्या, क्लियर। नेक्स्ट, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर की HI के साथ रिएक्शन। अब देखो टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल मतलब समझे, एक कार्बन जिसपे 3 मिथाइल या 3 डिग्री कार्बन, ये टर्शरी ब्यूटाइल। ईथर है तो ROR होता है, और फिर क्या लिखना है, मिथाइल। इसकी रिएक्शन करानी है HI से। अब तुम्हें पता है I माइनस और H प्लस। वैसे तो हमारा रूल है कि I जो है वो वहाँ अटैक करता है जो छोटा ग्रुप हो, लेकिन SN2 मैकेनिज्म आपको दिख रहा है, तो 3 डिग्री कार्बन है, और 3 डिग्री कार्बन है तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा ही बनेगा, हमारे को टेंशन लेनी नहीं है, मैं तो इसको प्लस कर दूंगी क्योंकि स्टेबल होता है। तो ये स्टेबल है तो ऑब्वियसली ये माइनस है, तो अब तो प्लस माइनस ही तो जोड़ने। तो मेरा आंसर क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। अब आई बेचारा क्या करेगा, प्लस पे ही जाना पड़ेगा ना, खुद माइनस है। ठीक है, और बाकी क्या बनेगा, मीथेनॉल। तो ये आपका आंसर है। ठीक है। फिर अल्कोहल आसानी से पानी में घुल जाता है, तो आप लिखोगे ना, देखो ये अल्कोहल है C2H5OH, और पानी को क्या लिखो, HOH। फिर अल्कोहल लिखो C2H5OH, है ना, और वाटर को क्या लिखोगे, HOH। तो तुम लिखो अल्कोहल वाटर, अल्कोहल वाटर। अल्कोहल वाटर के साथ कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। सही है ना, अल्कोहल जो है वो वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए संगुणन हो जाता है, एसोसिएशन हो जाता है, इसलिए घुल जाएगा। ठीक है। अब आपको एक स्ट्रक्चर लिखना है इसका, है ना, क्या लिखा है इसने, 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो देखो प्रोपेन 3 कार्बन लिख दे, 2 पे ऑल, बीच वाला 2 ही, और 1 फिनाइल, इसको मानो जाए इसको मैंने, 1 पे क्या लिखना है, फिनाइल। ठीक है। अब बाकी तुम्हें क्या करना है, हाइड्रोजन सेट करने। सही है। 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। बोलो कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, अब देखो साइक्लोहेक्सेनॉन साइनोहाइड्रीन बना लेता है और बहुत अच्छी ईल्ड होती है, लेकिन 2,2,6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन ऐसा नहीं कर पाता। ठीक है। देखो एक तो ये कह रहा है साइक्लोहेक्सेनॉन, साइनोहाइड्रीन कैसे बनाएगा, तो हम कहेंगे HCN से रिएक्शन, H प्लस साइनाइड माइन। अब ये तो बहुत खराब एसिड है, तो हम कहेंगे बेसिक मीडियम ले लो, वैसे तो खराब है ना। अब तो ये बताइए बॉन्ड यहाँ टूटेगा, O नेगेटिव और ये कार्बन क्या हो गया, पॉजिटिव। तो हमारा आंसर ये है, O के साथ तो आप H कनेक्ट कर दो और कार्बन के साथ क्या कनेक्ट कर दो, साइन। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, है ना। तो ये तो बन गया। ठीक है। लेकिन ये कह रहा है अगर आपके पास क्या होता, आपके पास 2,2,6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन होता। ठीक है भाई, 2,2,6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। तो ये पहला कार्बन हो गया, इसको हम ले लेते हैं 2 2, है ना, ये 1 2 3 4 5 और 6 ये होता। और अगर आप इसकी रिएक्शन कराना चाहते HCN से, तो आप कहते कि नहीं होती नहीं है, बहुत नहीं के बराबर है। तो तुम कहोगे देखो यहाँ तो अटैक करना ही ईजी था, यहाँ भीड़ ज़्यादा नहीं,
है ना, वैसे ही कीटोन कम क्रियाशील होता है, एल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील होता है ना। तो हम कहेंगे यहाँ देखो भीड़ को क्या लिखते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। हम कहेंगे आप जो कंपाउंड लाए हो उसमें कीटोन ग्रुप जो है वो दोनों दिशाओं से क्या है, घिरा हुआ है ना। तो इसमें त्रिविम बाधा जो है वो बहुत ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसलिए इसे रिएक्शन करने में असमर्थ है। क्लियर है। फिर आपसे क्या पूछा है, सेमी कार्बेजॉइड में 2 NH2 ग्रुप है, लेकिन एक ही NH2 ग्रुप जो है वो सेमी कार्बेजोन बनाने में यूज होता है। तो सेमी कार्बेजॉइड का फॉर्मूला बताओ भाई, क्या था, NH2 NH डबल बॉन्ड हो NH2। तो तुम कहोगे NH2 ग्रुप तो 2 है, लेकिन रिएक्टिव पार्ट ये है, जब भी रिएक्शन कराओगे ना कार्बोनिल ग्रुप से इसकी, तो तुम्हें इसी H2 को बाहर निकालना है, वो निकालते गलत हो जाए। ठीक है, तो हम कहेंगे क्यों भाई, ऐसा क्यों, इसी को काम में लेते हो उसको नहीं लेते हो, वो क्यों नहीं काम कर रहा। तो तुम कहोगे क्या वो रेजोनेंस में नहीं है, देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ लोन पेयर है ना। तो सेमी कार्बेजॉइड में वो ग्रुप जो कार्बोनिल से जुड़ा है एक्चुअली वो अमाइड है ना। तो हम कहेंगे देखो ये O नेगेटिव और ये कार्बन प्लस होते ही ये NH2 पॉजिटिव हो गया था ऐसे। तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया और ये क्या है, इन्वॉल्व इन रेजोनेंस है ना, ये अनुनाद में चला गया, इन्वॉल्व हो गया रेजोनेंस में। तो अब हमारे काम थोड़ा ना है, इससे H2 थोड़ा निकाल सकते हैं, इसलिए 2 NH2 होते हुए भी हमारे काम का नहीं है, हम सिर्फ एक NH2 की क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। फिर देखो ये हो गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से जब हम एस्टर बनाते हैं है ना, तो जैसे ही एस्टर और पानी बनते हैं तो इनको अलग कर देना चाहिए, फटाफट इसको अलग करके निकाल देते हैं। तो तुम बताओगे देखो एस्ट्रिफिकेशन है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH और क्या होता है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल आपको रिएक्शन करानी ही कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, और अगर आप नहीं कराते हो कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में तो आप क्या देखोगे कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है ना। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स देखो, एसिड से OH निकालना ध्यान रखना, और अल्कोहल से क्या निकालना, एसिड से OH निकालना। यूं नहीं वहां से OH यहाँ से एच मिलेगा, एसिड HN देगा नहीं, एसिडिक मीडियम हमने ले रखा ऑलरेडी। ठीक है, तो आंसर तो ये है एस्टर बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। लेकिन तुमने एस्टर हाइड्रोलिसिस भी तो सुना है, एस्टर जल अपघटन, तो वापस एस्टर जल से क्रिया करके अभिक्रिया कहाँ चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। आई बात समझ। तो ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल होते ही हम क्या करेंगे, तो पीछे चली जाएगी, इसलिए इसको क्या कर देना चाहिए, फटाफट बाहर निकाल देना चाहिए ताकि पीछे जाए नहीं। तो फिर इस रिएक्शन को हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराते ताकि ये फॉरवर्ड जाए। फिर देखो आइसोब्यूटायरिक एसिड का फॉर्मूला और IUPAC ने, तो आइसोब्यूटेन क्या, 3 कार्बन सीधे 1 कार्बन नीचे, ये आइसोब्यूटेन है। अब आप एसिड कह रहे हो तो यहाँ COH कर दो और बाकी तो हाइड्रोजन सेट कर दो। ठीक है, तो अब इसका IUPAC बताओ, ये 1 2 3, तो 2 पे क्या लगा रखा है, 2 मिथाइल, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, बस। ठीक है, चलो अब शायद लास्ट क्वेश्चन है ये। अब इनमें डिफरेंशिएट करना है, प्रोपेनल और प्रोपेनॉन। बोलो, प्रोपेनल तो हो गया एल्डिहाइड और प्रोपेनॉन क्या हो गया, कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, टेस्ट का नाम ही पूछा है, तुम्हें तो रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी। एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है, तो तुम बोलोगे एल्डिहाइड टोलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, है ना। इसमें टीआर मिलाएंगे, टोलेंस अभिकर्मक क्या होता है, AgNH3O2+ और OH-, है ना। तो तुम इसमें क्या बताओगे, सिल्वर मिरर बनता है, रजत दर्पण बनेगा। तो एल्डिहाइड का आपको लिखना है सिल्वर मिरर टेस्ट, है ना, चांदी जमा हो जाएगी, वहां सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं होगा। फिर एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन, देखो एसिटो मतलब CH3C डबल बॉन्ड हो और बेंजीन, और बेंजोफिनॉन
तो बेंजीन सी डबल बॉन्ड हो और बेंजीन। तो भाई एसिडोफिनॉन देखो मिथाइलेटेड कीटोन, तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा ना। अगर मैं इसमें NaOH और I2 मिला के गर्म करूं, है ना, तो ये आयोडोफॉर्म बनाएगा। तो आपको लिखना है ये हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। आप यहाँ CH3 लिख दो, येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, और यहाँ क्या लिखो, नो हेलोफॉर्म टेस्ट। दोनों तरफ बेंजीन है ना, तो नो हेलोफॉर्म टेस्ट, यहाँ हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं। फिर फिनॉल और बेंजोइक एसिड, बोलो, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, है ना। फिनॉल और बेंजोइक एसिड क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है। तो आप बताओगे बेंजोइक एसिड, अगर मैं बेंजोइक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाऊंगी ना, तो ये CO2 उड़ाएगा, तीव्र बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस बाहर आती है ना। इट गिव्स एफरवेसेंस ऑफ CO2, सोडियम बेंजोइड बनेगा नो डाउट, लेकिन CO2 की एफरवेसेंस देगा। और फिनॉल जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता, ये इंपॉर्टेंट रहता है हर साल। स्मिट रिएक्शन लिखो, अब स्मिट मेरे हिसाब से NCERT में तो है नहीं, बट स्मिट रिएक्शन लिखनी है तो देखो, स्मिट में आपको लेने 3 एसिड, 3 एसिड मतलब एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एक हाइड्रोजोइक एसिड, अमोनिया को उल्टा लिख दो, अमोनिया NH3 होता है ना, तो N3H लिख दो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड और तीसरा एसिड H2SO4, ठीक है। अब इनको गर्म करो, 3 एसिड लेने, 2 गैसें बाहर निकलेंगी, तो हम कहेंगे यहाँ CO2 तो दिख ही रही, यहाँ से नाइट्रोजन बाहर निकाल दो। तो अब तुम्हारा आंसर देखो क्या है, RNH2, अमाइन। तो ऐसे याद रखेंगे, स्मिट रिएक्शन, 3 एसिड लेने, 2 गैसेस बाहर आई, ठीक है, क्लियर है ना। अब क्या है अपने पास, अच्छा ये तो कर लोगे तो रोज ही कर रहे। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को आयरन कंटेनर में रख सकते हैं क्या, तो अपन ने पढ़ा तो था, नहीं रख सकते, है ना। Fe सॉलिड और कॉपर सल्फेट में Cu क्या है, +2, तो ये आगे चला जाएगा Fe +2 और क्या बनेगा, Cu सॉलिड। तो कॉपर सल्फेट की जगह FeSO4 रह जाएगा। तुम बताओगे इस रिएक्शन का E0 क्या आता है, पॉजिटिव, इसलिए ये अभिक्रिया हो जाएगी और हम नहीं रख सकते। फिर कोलराउश लॉ लिखो, तो कोलराउश के की पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले आपको लिखना था अनंत तनुता, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या आपको लिखना था शून्य या सीमांत सांद्रता, 0 कंसंट्रेशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता, उसमें उपस्थित पॉजिटिव आयन प्लस नेगेटिव आयन की कंडक्टेंस का सम होती, योग होती। और आप NaCl तो उदाहरण है, आपको तो ऐसे लिखना है, लैम्डा इन्फिनिटी इक्वल्स टू न्यू प्लस लैम्डा इन्फिनिटी केटायन प्लस न्यू माइनस लैम्डा इन्फिनिटी एनायन। आगे बात समझ में। ये एप्लीकेशन कैसे बताओगे, तो तुम लिखोगे कोलराउश लॉ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर सांद्रता, मोलर चालकता अनंत तनुता पर इसका मोलर कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और तुम्हें याद हो तो मैंने क्वेश्चन कराया था, है, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको ये वैल्यू दी हुई है, आपको लैम्डा इन्फिनिटी सोडियम एसीटेट दे रखा है, आपको लैम्डा इन्फिनिटी HCl दे रखा है, और अगर आपको लैम्डा इन्फिनिटी NaCl दे रखा है ना। तो लैम्डा इन्फिनिटी सोडियम क्या है, सोडियम एसीटेट क्या है, CH3COO- और Na+। फिर लैम्डा इन्फिनिटी HCl क्या है, लैम्डा इन्फिनिटी H+ और Cl-, और NaCl क्या है, लैम्डा इन्फिनिटी Na+ प्लस Cl-। तो आपको इसको समझाना है, पूछा ना अनुप्रयोग, तो बड़ा क्वेश्चन है, ये समझाओगे नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। एक लाइन लिख दिया कि हम है ना अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता निकाल सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो उसके नंबर नहीं है। समझे मेरी बात, हो गया ठीक है, आपने तो बस वो काम चलाया। आपको बताना है कि अगर हमें इन 3 की कंडक्टेंस पता हो, तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दूं,
अच्छा, इसमें न्यूमेरिकल आए तो बराबर में डेटा लिख देना, इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, सॉल्व कर लेना न्यूमेरिकल बने तो देखो अगर मैं 1 और 2 को जोड़ दूं तो मेरे पास एसिटिक एसिड की चालकता आ जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है NaCl, तो उसको माइनस कर देना। तो इक्वेशन 1 + 2 माइनस इक्वेशन 3 ये आता है क्वेश्चन जनरली, तो तुम कहोगे इस तरह से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन टर्म उड़ा दी तो नंबर गए, अनंत अनूता लिखना जरूरी, कुलराउश लो आती। ठीक है, अब लास्ट, लोहे पे जंग लगना। तो देखो रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें आपको बताना है एक तो होता है प्योर आयरन और एक क्या होता है इम्प्योर आयरन। तो इसमें आपको थियरी बताना है इसमें कि लोहे पे जंग लगना एक क्या बोलते हैं सेल फॉर्मेशन है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें सेल बनता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें प्योर आयरन तो बिहेव करता है एनोड, इम्प्योर आयरन बिहेव करता है कैथोड, और वायुमंडलीय CO2 और मॉइस्चर ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य। अब अगर सेल है तो सेल बना के समझाओ। तो देखो सबसे पहले एट एनोड, जंग लगते टाइम क्या होगा, तो शुद्ध लोहा एनोड की तरह काम करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा भाई, Fe+2 इलेक्ट्रॉन। अब तुम कहोगे चार्ज कैरी कैसे होगा, जंग लग रही है, सेल बन रहा है, सेल में तो आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो हम कहेंगे CO2 और वाटर मिक्स हो जाते हैं, क्या बनाते हैं H2CO3, ये H2CO3 H दे देता है। देखो हवा में सेल बन रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, ये आप उठाओ खाली 4 H। अब आपको ऐट कैथोड करना है ना, ठीक है, तो ऐट कैथोड। अब तुम्हें पता है एनोड पे तो ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पे अपचयन होता है, मुझे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये बन गया आपका हाइड्रोजन। तो ओवरऑल इक्वेशन आपको लिखना है ना, 4 इलेक्ट्रॉन काट दो तो आप लिखोगे Fe सॉलिड था, ठीक है। अच्छा ये हाइड्रोजन, एक इक्वेशन और आएगी, ये हाइड्रोजन वायुमंडलीय ऑक्सीजन से मिलके क्या बनाएगी वाटर, जंग लगा हुआ फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3.H2 XH2, तो H2 तो यहाँ बनेगा, ऐसे नहीं मॉइस्चर को ट्रैप करा है, बनाया है वाटर सेल के थ्रू, ठीक है। तो अब देखो सब H सब कट जाएगा यहाँ से, मेरे पास खाली ये चीज आएगी Fe प्लस ऑक्सीजन, और हमारा आंसर है Fe+2 और 2H2 है ना। यहाँ एक और लिखना है मुझे 4H, ये काम में लिए ना अपन ने, 4H प्लस O2, ठीक है। फिर आपको बताना है, फिर ये Fe+2 जो है वो Fe+3 में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, फिर वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करता है, और रस्टेड आयरन का फॉर्मूला ये है। मान लो लास्ट में फॉर्मूला ही पूछ लिया, लोहे पे जंग लगने के लिए फॉर्मूला क्या है, जंग लगे हुए लोहे का सूत्र क्या है, तो Fe2O3.XH2। अब डेनियल सेल की कंप्लीट रिएक्शन लिखो, और इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो, ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, देखो डेनियल सेल क्या था, एनोड किसका बना है, कैथोड किसका बना है, हाफ सेल क्या थी, एनोड जिंक का बना है, किस में कन्वर्ट होता है Zn+2, ठीक है। और फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू उस पे कॉपर इलेक्ट्रोड पे, और सॉल्यूशन में से ये Copper+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है कॉपर, ठीक है। ये आपकी एनोड अभिक्रिया है, और दूसरी वाली आपकी कैथोड अभिक्रिया है, ठीक है। अब क्या कर दें, इलेक्ट्रॉन काट दें, तो ये मेरे पास हो गया Zn सॉलिड प्लस Copper+2 और Zn+2 और कॉपर, तो ये तो हो गया हमारा डेनियल सेल की फाइनल इक्वेशन। अब नर्स्ट इक्वेशन याद करो, नर्स था ई सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10, ऊपर क्या था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्ट, ठीक है। अब अगर डिटेल में लिखना है तब तो तुम लिख सकते हो भाई E0 Zn+2 Zn की वैल्यू होती है -0.76, और E0 Copper+2 कॉपर की वैल्यू कितनी होती है 0.34 वोल्ट, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो 1.10 आता है डेनियल सेल का पोटेंशियल, है ना। तो अब हम
चाहे तो ऐसे लिखें या फिर मैं ऐसे लिखूँ, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, जो कि कितना है 1.10, तो आप वैसे लिख दो, या फिर ऐसे लिखें ई नॉट ZN प्लस 2 प्लस ई नॉट कॉपर प्लस 2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ई नॉट कॉपर प्लस 2 कॉपर, फिर वापस वही -0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे 2। ठीक है, अब यहाँ है देखो, इस जगह लिखना है आपको log बेस 10, प्रोडक्ट में तुम्हारे पास सॉलिड नहीं लिखते हैं ना, सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, तो आपको क्या लिखना है Zn प्लस 2 अपॉन क्या लिखना है कॉपर प्लस 2, तो आप लिख दो प्रोडक्ट में लिख दो Zn प्लस 2 और रिएक्टेंट में क्या लिख दो कॉपर प्लस 2। ठीक है, ये डेनियल सेल का नॉन्स इक्वेशन, और आप चाहो तो उसकी जगह 1.10 लिख दो, और नहीं तो ई नॉट सेल लिख दो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट है आपका ये मॉडल पेपर, है ना, इसमें सारे अच्छे क्वेश्चन थे, पूरा सिलेबस भी आ गया इसके अंदर। ठीक है, चलो